नमस्कार, इंग्लिश न्यूज़ के खास प्रोग्राम आरोग्य में मैं ऋतु वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। आरोग्य प्रोग्राम में हम आपको नई नई बीमारियाँ और उस पर लिए जाने वाले प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही हम इस प्रोग्राम में आपको मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। उसी के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है बाल रोग तज्ञ डॉक्टर प्रीति आशीष गांजरे मैम, जो कि ओरियस हॉस्पिटल में कार्यरत है। नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि बच्चों और महिलाओं के लिए पोषित आहार मतलब क्या होता है? आहार, डाइट, वैसे तो ये हमारे हर दिन का एक पार्ट है, लेकिन हर दिन हम ये लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें शरीर को जो पोषण मिलता है ये इसी आहार पे अवलंबित होता है। संपूर्ण आहार माने बैलेंस डाइट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे किसी एक बिल्डिंग है, उसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके पिलर्स, राइट? वैसे ही डाइट, आहार, इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके पिलर्स माने इसके घटक, सबसे इम्पॉर्टेंट घटक है जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये तीन चीज़ें आपको आहार लेते वक्त एटलीस्ट ये तीन बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये कितनी प्रोपोर्शन में हमने लेना चाहिए। और ये हर एक फूड में या हर एक खाने में इसका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। तो कौन से खाने में इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, ये एक बहुत ही बेसिक नॉलेज है। और आजकल ये एक नॉलेज भी हम लोगों को थोड़ा सा होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो हम महिलाएं और बच्चों को भी इस तरीका आहार दे के हम उनको एक बैलेंस यानी संपूर्ण आहार दे सकते हैं। अगर एक संपूर्ण आहार हम बच्चों को देंगे तो हम उनके शरीर को आगे आने वाले इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे हम उनको जो आगे उनकी जो एक फेज़ आने वाली है, एडोलेसेंस आने वाला है, या उनका जो ग्रोथ स्पर्ट होने वाला है, उन सब चीज़ों के लिए हम एक आहार के थ्रू ही उनको एक तैयारी उनकी कर सकते हैं। तो संतुलित आहार में किस प्रकार का खाद्य आना चाहिए, मतलब कौन सा फूड? देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके आहार में 50 to 55% होना चाहिए। जो फैट्स हैं वो फैट्स एक 20 to 25% होना चाहिए, और प्रोटीन आपका एक 15 to 20% तक आना चाहिए। अब हमें सबसे पहले ये पता चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स माने क्या। कार्बोहाइड्रेट्स माने एक बहुत कोई अलग चीज़ नहीं है जो हम अपने हर दिन के खाने में खाते हैं, जैसे चावल है, रोटी है। इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट अधिकतम प्रमाण में होता है। इसका मतलब हमें एक मेजर चंक जो है 50 to 55% जो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, इसका मतलब हमें रोटी और चावल, ये दो चीज़ें तो खानी चाहिए। उसके बाद है आपका प्रोटीन्स। हम प्रोटीन्स के लिए जैसे हम हर दिन का खाना अगर सोचें तो हर दिन के खाने में हमारे दाल में अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। दाल में कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं पर प्रोटीन्स का भी एक प्रमाण अच्छा रहता है, इसीलिए दाल एक हमारे खाने का एक इसेंशियल पार्ट हो जाता है कि दाल हमने खानी चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन्स के अगर आप रिच सोर्स या अधिकतम मात्रा में प्रोटीन किस खाने में है अगर पूछेंगे तो आपके जो वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी लोग, उनके लिए पनीर और सोयाबीन प्रोटीन की अच्छी मात्रा रखते हैं। और जो भी नॉन वेजिटेरियन है, जो मांसाहारी है, उनके लिए चिकन, एग्स, इसके एक फिश, मच्छी, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे खाने में थोड़ा वेरिएशन हो। जैसे हम कभी अगर दोनों तरीके के फूड खा रहे हैं तो हम कभी फिश, कभी चिकन, कभी एग्स, या कभी पनीर, कभी टोफू, कभी सोयाबीन, इस तरीके की चीज़ें हमारे खाने में आती रहनी चाहिए।
तो एक प्रोटीन का भी एक इंटेक हमारा उतना बना रहना चाहिए। उसके अलावा है फैट्स वैसे हम बहुत कम परसेंट में एडवाइस करते हैं, लेकिन फैट में भी 2 फैट का बाइफर्केशन है, एक अच्छा हेल्दी फैट एंड अनहेल्दी फैट। हेल्दी फैट इज़ एडवाइजेबल, राइट। अनहेल्दी फैट जो है सैचुरेटेड फैट, जो हम कम प्रमाण में लेने को बोलते हैं, और फैट मेजर ये होता है आपके ऑयल में, बटर में, इन सब चीज़ों में फैट होता है। तो अगर हम इसको एक प्रोपोर्शन में ले, जो प्रोपोर्शन मैंने अभी आपको बताया, तो ये शरीर के लिए हेल्दी है। अगर इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ का प्रोपोर्शन बढ़ जाए, जैसे कि अगर आपका फैट का परसेंटेज बढ़ गया है, आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बटर का, घी का खा रहे हैं, ये फैट का परसेंटेज अगर आपका बढ़ गया तो आपका डाइट बैलेंस से अनबैलेंस हो जाता है, और उसके वजह से माने एक जो आइडियल डाइट है उसके वजह से फिर हमको किसी तरह बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे शरीर की जो एक इम्यूनिटी बोलिए, या इम्यूनिटी माने एक रोग प्रतिकार शक्ति, हमारे शरीर की जो एक ग्रोथ है, हमारे शरीर के बालों से लेके नाखून तक, स्किन टेक्सचर तक, ये सारी चीज़ें हमारे खाने के ऊपर डिपेंडेंट है, खाने के ऊपर टिकी हुई है। तो मेरे ख्याल से खाना खाते वक्त हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे ये तो हो गए, जैसे मैंने बताया पिलर्स, कितनी बिल्डिंग के पिलर्स है, लेकिन अभी आपको बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़ा सा सीमेंट की वो ये चीज़ें भी लगती है, राइट। तो वैसे ही काम करता है हमारे डाइट में, वैसा ही रोल है विटामिन्स का, मिनरल्स का। ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स और मिनरल्स। जैसे विटामिन B12 है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन है, विटामिन ए है, जो विटामिन ए बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके विजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। एक दिखना, जो दिखने के लिए, विजन के लिए, आई साइट के लिए विटामिन ए इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वैसे ही बच्चों के लिए विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी हमें एक सनलाइट से मिलता है। जब हम सनलाइट को एक्सपोज होते हैं तो हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है, लेकिन अब आजकल हमने देखा है ऑनलाइन क्लासेस और टीवी और स्क्रीन टाइम, इसके वजह से बच्चे भी बाहर बहुत कम जाते हैं, तो बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी भी कम, विटामिन डेफिशिएंसी देखी जाती है। और पर से मदर्स भी, इंडियन वुमेंस में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी भी हमारे एक आहार का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो विटामिन डी हमें एग योक में विटामिन डी अच्छा मिल जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, राइट। तो विटामिन भी हमने अच्छे से खाने चाहिए। विटामिन सी होता है, जो साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमको इम्यूनिटी के लिए लगता है। तो ऑल दिस विटामिन्स प्ले अ मेजर रोल इन आवर बॉडी। इस विटामिन्स का भी हमारे बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंड जैसे अभी आपने बोला कि हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड, तो अनहेल्दी फूड में जंक फूड आ जाता है, तो वो जो जंक फूड है वो ख़राब क्यों है? सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगी कि इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप अभी भी देखेंगे तो कुपोषण जिसे बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन, वो इतना कॉमन है। अगर आप सिटी में या सिविलाइज सोसाइटी में जाओ तो आपको लोग जंक फूड खाते हुए दिखते हैं, और जंक फूड की वजह से अभी जो ओबेसिटी है, ओवरवेट, जो अभी ये जो प्रॉब्लम्स हो गए, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, पीसीओडी, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी जंक फूड की वजह से आने लगे हैं। अभी भी हम कुपोषण, अभी भी हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन कुपोषित ही है। अगर मुझे पूछेंगे कि वाई जंक फूड इज़ बैड, बिकॉज इट हैज़ एम्प्टी कैलोरीज। वो कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज में माने दे आर रिच इन कैलोरीज, उनमें कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा रहती है, पर वो कैलोरीज बॉडी के लिए यूजफुल नहीं रहती। दे डोंट कंटेन एनी विटामिन्स और मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो मोस्टली दे आर एक्सेसिवली रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स विच विल गिव यू एनर्जी। वो आपको एनर्जी देंगे,
ठीक है, एज अ, क्योंकि फूड का काम, किसी भी फूड का काम ही एनर्जी देना है, बट वो एनर्जी ऐसी भी होनी चाहिए जो एनर्जी आपके बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करे। तो इट इज़ नॉट इन द जंक फूड। सो जंक फूड इज़ नॉट हेल्दी। हेल्दी फूड एक इसे माना जाता है जो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन दे, जो आपके बॉडी को पोषण दे। और पोषण देने के लिए उस आहार में सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना ज़रूरी होता है। ओके, तो जैसे आपने बोला कि पोषण और न्यूट्रिशन जो होता है जो वो मुख्य होता है, तो उसके मुख्य तत्व कौन से हैं? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मुख्य तत्व तो उसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स है। उसके साथ विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब आ जाते हैं। ये जो मुख्य तत्व है, जो हमारे ट्रेडिशनल खाना है, जो हम बरसों से खाते आ रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, दाल में जैसे बताया मैंने प्रोटीन है, बटर मिल्क आप लेते हैं उसमें प्रोटीन्स हैं, लाइक फ्रूट्स हम खाते हैं, फल हम खाते हैं तो फलों में हमको विटामिन्स मिल जाते हैं, सब्जियों में हमको एक अच्छा खासा विटामिन्स मिल जाते हैं। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, हम अपने आहार में इसे कैसे इंक्लूड करते हैं। जैसे बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगी, ज़्यादातर महिलाएं आजकल शुरुआत, ये और हर जगह का है, ये सिर्फ शहरों का नहीं है, ये अभी गांव में भी हो गया है कि दिन की शुरुआत बच्चों की ज़्यादातर महिलाएं दूध और बिस्किट से कर देती हैं। अब बिस्किट में क्या है? बिस्किट में सिर्फ मैदा है और शुगर है और कुछ भी नहीं। वो शुगर से आपको एनर्जी मिलेगी पर पोषण नहीं मिलेगा, मैदे से आपको पोषण नहीं मिलेगा, है ना। तो दूध और बिस्किट से शुरुआत करने के बजाय हमारे यहाँ पे आप उनको कोई भी पराठे, वेजिटेबल्स डाल के, कोई भी सब्जियाँ डाल के अगर उनको पराठे देंगे तो वो एक बैलेंस डाइट आहार, अच्छा एक पोषक आहार बन जाता है, क्योंकि उसमें आपकी सब्जियाँ आ जाती है ना, और कार्बोहाइड्रेट के लिए आपका व्हीट फ्लोर आ जाता है। ओके, हाँ, तो पराठों के साथ अगर उसके साथ अगर हमने होममेड कर्ड दिया तो उसके साथ आपका विटामिन डी भी आ जाता है और प्रोटीन्स भी आ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं एक बैलेंस आहार, जिसमें आपके मैक्सिमम जो एक घटक है वो आ रहे हैं। एक ही बार के खाने में सब आएगा ऐसा नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर दोपहर का लंच है, फिर इवनिंग में कुछ है एक हाई टी, और फिर रात का डिनर है आपके पास। ये बच्चों के लिए तो हम इससे भी ज़्यादा सर्विंग्स सजेस्ट करते हैं, आप बच्चों में इससे भी ज़्यादा बीच में और उनको दे सकते हैं। तो बच्चों को देते वक्त आपको ये देखना है कि आपके घर में, आपके किचन में क्या पोषक ऐसे रखा हुआ है और आप उसमें से क्या पोषक बना के बच्चों को दे सकते हो। ओके, और जैसे अभी आपने बताया कि जो पोषण होता है, अगर ख़राब पोषण या फिर जंक फूड लोगों को दे दिया या फिर बच्चों को हमने दे दिए तो उससे कौन कौन सी समस्याएं उनको देखने को मिल सकती है? देखिए, खराब फूड ऐसा नहीं होता, फूड ऐसा होता है कि जिसकी जो मात्राएं हैं घटक की वो इधर उधर मैंने ये हो गई। एक सही मात्रा में आप अगर कोई भी खाना नहीं दे रहे हैं तो अगर आप कोई खाना दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया दूध और बिस्किट सुबह दे दिए, राइट, दोपहर में आपने उनको कुछ, तो भी आजकल तो पैकेट्स के कुरकुरे, चिप्स भी, बच्चे दुकान पे जाते हैं, बच्चा रो रहा है, मम्मी उसके हाथ में एक बिस्किट का पैकेट और एक कुरकुरे चिप्स का पैकेट दे देती है, बच्चा भी खुश और माँ भी खुश। तो इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो खाने के प्रति जो भूख है वो कम हो रही है और खाने के प्रति का आकर्षण कम हो रहा है। उसके वजह से हम बच्चों में देखते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा कुपोषण देखा जाता है। कुपोषण, जिसको हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। कुपोषित बच्चे अगर आप देखेंगे तो उनमें आप उनके बाल अगर देखेंगे तो बालों का जो टेक्सचर होता है वो अलग होता है। बालों को में आप थोड़े से ब्लैक, फिर गोल्डन, फिर ब्लैक, इस टाइप का उनका बालों का टेक्सचर दिखेगा। स्किन का जो एक हेल्दी लुक है वो नहीं रहता। फिर उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए है वो ग्रोथ नहीं रहती। बहुत बार अगर आप देखोगे तो जो बॉडी में एक जो फैट रहना चाहिए बच्चों में, जैसे बक्कल पैड ऑफ फैट होता है या अपने पैरों पे जो फैट होता है, वो फैट लॉस, पूरा वो फैट चला जाता है।
स्किन रिंकल्ड रहती है, फ्लैकी पेन डर्मेटोसिस जिसे हम बोलते हैं। बहुत बार अगर बहुत कम मात्रा में प्रोटीन मिला बच्चों को तो उनको पैरों पे सूजन भी आती है, थोड़ा सा पेट सामने निकल आता है। तो ये कुपोषण के कुछ लक्षण हैं। तो ये एक साइड हो गई आपके आहार की। और दूसरी बाजू आपके आहार की जो आप बोल रहे हैं जंक फूड, वो हो गई। उसमें ये हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जंक फूड अगर खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, जिसमें फैट्स और ये बहुत ज़्यादा है, फ्री शुगर, एम्प्टी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो उसके वजह से वो बॉडी में एक्सेसिव फैट करके जमा हो जाती है। और एक्सेसिव फैट अगर आपके बॉडी में जमा हो गया तो ये क्या बन जाता है? ओबेसिटी, मोटापा जिसे हम बोल रहे हैं, जो आजकल के बच्चों में, शहर के बच्चों में देखा जाता है। मोटापे के खुद के भी अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल हम देख रहे हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ आगे जाके, या फिर लड़कियों में पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। तो फिर एक कंटिन्यूअस है कि ये एक साइकिल हो जाता है, एक के वजह से दूसरा प्रॉब्लम, पीसीओडी की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से फिर से मोटापा हो जाता है, मोटापा इटसेल्फ पीसीओडी करता है। तो आपका एक साइकिल में आप अटक जाते हो। क्योंकि आजकल ऐसे हो गया है बिकॉज, और ख़ासकर पिछले 2 सालों से पैंडेमिक कोविड के वजह से, कि बच्चे घर से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। पहले तो भी बच्चे स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, स्कूल में स्पोर्ट्स हो जाते थे, पार्क या गार्डन में बच्चे चले जाते थे। आजकल 2 सालों से तो वैसे नहीं हो रहा है। बच्चे अधिकतर समय बच्चे घर के अंदर है बैठे, या तो फिर अभी वो 8, 9, 10th में चले गए तो फिर पढ़ाई बहुत ज़्यादा रहती है, तो अधिकतर समय उनका पढ़ाई में निकल जाता है, जिसकी वजह से उनका एक जो फिज़िकल एक्टिविटी जो बोलते हैं हम, माने शरीर का काम, वो एक बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता है। आप खाना तो खा रहे हो पर वो खाना फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज ऐसे कुछ भी नहीं हो रही है, जिसके वजह से भी ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स फिर बढ़ते हैं, या ओबेसिटी का प्रॉब्लम, मोटापे का प्रॉब्लम बढ़ता है। तो ये एक आहार के 2 बाजू हो गए। एक बाजू वो है जहाँ पे आपको संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा, आपको एक तो कैलोरीज बहुत कम मिल रही है खाने में, माने आपको आहार ही कम मिल रहा है। जैसे हम गांव के बच्चों में देखेंगे तो गरीबी के कारण समझ लीजिए वो अपने बच्चों को चाहिए वो आहार नहीं दे सकते, है ना। फिर कभी कभी तो ऐसा रहता है कि उन्हें उस चीज़ का ध्यान भी नहीं रहता कि हमने क्या देना है। जैसे एक सिंपल बनाना इज़ वेरी गुड फूड, वेरी नाइस फूड, पर उन्हें बहुत मिसकंसेप्शंस होती है कि अरे बनाना खाने से सर्दी खांसी हो जाएगी। तो बच्चों को बनाना नहीं दिया जाता। या अंडा बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, काफ़ी सस्ता भी आता है, मीन्स वो एक हम बच्चों को दे सकते हैं। बट बहुत सारे लोग, गांव के बोलो या पुराने लोग, ऐसे कंसेप्शन, अरे अंडा गर्म होता है तो फिर समर के टाइम पे अंडा नहीं देते। ये जो थोड़े से खाने पीने के जो एक मिसकंसेप्शंस है जो बहुत चल रहे हैं हमारे यहाँ पे बहुत पहले से, ये मिसकंसेप्शन के वजह से, मैंने जिसको हम बोलते हैं मिसकंसेप्शंस या ज्ञान ना होना, उसके वजह से भी हम बच्चों को वो चीज़ नहीं, गांव के लोग भी वो चीज़ नहीं देते हैं जो एक्चुअली जिसके लिए बहुत पैसे नहीं लगते, जो वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। और जिसकी वजह से, पर वो मिसकंसेप्शन की वजह से भी बहुत बार गांव में ये चीज़ें नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हम कुपोषण जो बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन, वो गांव में बहुत ज़्यादा प्रमाण पे देखने को मिलता है। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, लिटिल बिट यू कैन से लैक ऑफ नॉलेज ना होने की वजह से, बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शंस, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी होने की वजह से। तो ये बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिसका पूरा एक परिणाम बच्चे पे होता है एक्चुअली, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है, वो खुद का एक डाइट नहीं डिसाइड कर सकता, वो वही खाएगा जो हम उसको देंगे। तो उसके वजह से बच्चों में कुपोषण बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वही अगर आप सिटी में आएंगे तो आजकल ऐसा हो गया है
कि बच्चों को खाना खिलाते वक्त बहुत बार माताएं मोबाइल दिखा के या टीवी दिखा के खाना खिलाती हैं। अभी तो स्कूल्स बंद है, तो वो और भी उनको संभालना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो एक मोबाइल और टीवी पे खाना वो जो बच्चे खाते हैं, तो बहुत बार उनको ये भी समझ में नहीं आता कि हम कितना खा रहे हैं। और एक मातृत्व की भावना से माँ अपने बच्चों को कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ही खिला देती है। तो उसके वजह से और एक्टिविटीज़ कम हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसके वजह से फिर यहाँ पे हमको थोड़ा सा मोटापा दिखने को मिलता है। तो दोनों के ही खुद के अपने बहुत सारे वो है साइड इफ़ेक्ट्स है। आई मीन, तो जैसे आपने अभी ओवरवेट एंड ओबेसिटी के बारे में बोला, तो उसकी वजह से मुख्य रूप से कौन कौन सी चुनौतियाँ देखने को मिलती है, मतलब लोगों को? ओवरवेट या ओबेसिटी की वजह से आपको आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं, है ना, वो देखने को मिलती है। शुगर की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा मिलती है। हाइपरटेंशन जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, ये तकलीफ दिखती है। फीमेल्स में पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ देखने को मिलता है। पीसीओडी में इटसेल्फ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटापा और बढ़ता है। उसकी वजह से काफ़ी सारी फीमेल्स को अभी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही है। तो ये सारे चैलेंजेस हमें आगे जाके देखना। खुद में डिप्रेशन, अगर आप देखोगे बच्चे जब एक 10, 11, 12 साल के हो जाते हैं तो उनका एक अलग फेज स्टार्ट हो जाता है जिसे हम एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस इस फेज में उनमें बहुत सारी हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो वो महसूस करते हैं। लेकिन अभी ऐसा बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑल, जो अपने पेरेंट्स से कभी नहीं डिस्कस कर सकते। कोविड में तो अभी फ्रेंड्स भी बहुत कम हैं, तो नहीं बोल सकते। तो ये सब, तो जब वो ये फील करते हैं कि वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बॉडी पोस्चर को, अपने बॉडी पैटर्न को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स। तो वी हैव सीन दैट दे गो इनटू डिप्रेशन ऑल्सो। हमने देखा है कि जैसे उनका वेट पुट ऑन हो जाता है एंड दे अपने बॉडी को लेके वो कॉन्शियस रहती है, तो फिर डिप्रेशन में जाने के भी चांसेस रहते हैं। और वो डिप्रेशन की वजह से फिर उनका ये जो एकेडमिक पे जो एक ध्यान होना चाहिए, वो एकेडमिक का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है, बिकॉज दे बिकम टू मच कॉन्शियस फॉर देयर बॉडी फिगर, राइट। तो और डिप्रेशन भी इटसेल्फ लीड्स ओवर ईटिंग। देन फिर डिप्रेशन में भी आपकी दो मेंटालिटीज़ होती है, दो टेंडेंसीज होती है। एक तो आप खाना नहीं खाते, आप बहुत एक्सेस खाते हैं, तो फिर उसमें डिप्रेशन में भी बहुत सारे बच्चे फिर एक्सेस खाने लगते हैं, उससे और मोटापा बढ़ता है। मैंने वही पहले से मैं वही बोल रही हूँ कि साइकिल सेट हो जाता है। एक आप आपके खुद के ही एक जाल जिसे बोलते हैं उसमें अटक जाते हो। इसमें से आपको अगर निकलना है, अगर आप, तो ये आपको डिसाइड करना है कि हाँ मेरा प्रॉब्लम क्या है, मोटापा, राइट। आप आपके डॉक्टर को जो भी है उससे कंसल्ट करो, एक आपका डाइट जो है उसे प्लान करो कि मेरा आहार इस तरीके का होना चाहिए। कम आहार इसका सॉल्यूशन नहीं है, कम खाना इज अ सॉल्यूशन नहीं है। खाना खाइए पर एक जो बोलते हैं ना योग्य, बैलेंस, है ना, ऐसा खाना खाइए, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का जो एक फेज है वो तो डेवलपिंग, वो तो ग्रो कर रहे हैं ना, वो तो बढ़ रहे हैं, उनको तो पूरा पोषण लगेगा, है ना, क्योंकि उनके बॉडी की सेल्स मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है, तो उनको न्यूट्रिशन लगता है। पर वो न्यूट्रिशन वो जो होता है वो हेल्दी होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इस पे फोकस आई थिंक घर के पेरेंट्स ने करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने बोला कि जो गर्ल्स होती है, या मतलब स्पेशली गर्ल्स जो अभी यंगस्टर्स वाली गर्ल्स होती है, वो लोग सोचते हैं कि या आई वांट टू स्लिम एंड ट्रिम, तो उसके चक्कर में लोग खाना छोड़ देते हैं एंड बहुत ज़्यादा उनको फिर समस्याएं होती है। तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी कि दुबला होने के लिए, पतला होने के लिए आपको खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको योग्य, आई मीन राइट फूड एट राइट टाइम, दैट इज रिक्वायर्ड। राइट फूड एट राइट टाइम, है ना। आपके दिन भर के खाने को, दिन भर के कैलोरीज को आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे ब्रेकफास्ट में ये खाना है, लंच, डिनर,
एंड नाइट टाइम जनरली रात के खाने के बाद 1 या 2 घंटा एक्टिविटीज़ कुछ होनी चाहिए, जो भी है रूटीन एक्टिविटीज़। और दुबला होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट सिर्फ वेट लॉस करने के लिए, दुबला होने के लिए नहीं। एक्सरसाइज इटसेल्फ आपका बॉडी का हार्मोनल जो एक पैटर्न है वो भी मेंटेन करती है। इट गिव्स यू फिटनेस, ये आपको स्ट्रेंथ देती है, मसल स्ट्रेंथ देती है, फिटनेस देती है। तो एक्सरसाइज और डाइट इसका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी को फिट रखता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम एक्सरसाइज और प्रॉपर सही आहार ले रहे हैं और उसके साथ सही तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वैसे ही वेट लॉस हो जाता है। ओके, जैसे आपने पहले भी हमें कुपोषण के बारे में बताया है, तो हमारे भारत जैसे देश में कुपोषण की क्या स्थिति है, मतलब जो भी है उस पर आप क्या बताएंगे? अभी भी भारत जैसे देश में कुपोषण काफ़ी प्रमाण में है। मैंने इसके आपके कुछ कुपोषण ज़्यादातर गाँव में देखा जाता है, जिसकी मैंने कुछ आपको कारण बताए। एक तो गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीबी की वजह से जो माता पिता है वो काम में बिजी रहते हैं और खेतों में जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की तरफ शायद उतना ध्यान ना दे सके। दूसरी बात, उन्हें उन चीज़ों का ज्ञान भी नहीं होता है कि हमने जो हमारे पास है, जैसे वो खेत में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खेती में ही हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें अभी हम भी यहाँ पे सिटी में खाते हैं, वो कहाँ से आता है? खेती से ही तो आता है, राइट। तो उनके आजू बाजू में ही बहुत सारी चीज़ें रहती है, पर वो अपने ही बच्चों के लिए उसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनको उसका ज्ञान नहीं है। मैं वही बोलती ना, eyes can't see that brain doesn't know, right? So your brain has to know। आपके दिमाग आपको पता चाहिए कि मैं मेरे बच्चों को क्या पौष्टिक है और मैंने क्या देना चाहिए। वो आपको आजू बाजू खेत में भी बहुत सारे ये फ्रूट्स ये वो मिल जाते हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी मिसकंसेप्शंस, जो मैंने बोला थर्ड फैक्टर, मिसकंसेप्शन माने संतरे खाने से खांसी होती है, बनाना खाने से सर्दी होती है, केला खाने से सर्दी होती है, अंडा खाने से गर्मी होती है, नॉनवेज खाओ तो भगवान रुठ जाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गुरुवार को नहीं खाना या ऐसे वॉट एवर इट इज़, ये सबका अपना अपना वो है, एक क्या बोलते हैं फेथ फैक्टर है। मैं उससे ऊपर नहीं बोलना चाहूँगी, पर मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो है, वो पूरी तरह आहार पे हम पे डिपेंड रहते हैं। तो उनको एक कंप्लीट पोषक आहार देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा एक कर्तव्य है। और गांव में भी बहुत सारी चीज़ें उनके इन हैंड अवेलेबल होती है, बट ये सारी चीज़ों की वजह से शायद वो लोग अपने बच्चों को नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको, और उनकी माताएं भी काफ़ी कुपोषित होती है। तो माताओं के भी वो एक जैसे बहुत बार वीनिंग है, जैसे बच्चों को 6 महीने तक तो वैसे तो हम माँ का ही दूध पिलाने को बोलते हैं। वो बच्चे 6 महीने तक के बच्चे को वो एक संपूर्ण आहार है माँ का दूध। 6 महीने के बाद हम ऊपर का आहार शुरू करिए ऐसे बोलते हैं। तो बहुत बार वो भी एक प्रॉब्लम होता है कि 6 महीने तक तो बच्चा जब तक माँ का दूध पी रहा है तब तक अच्छा रहता है, पर 6 महीने के बाद जब ऊपर का खाना भी शुरू करना है तब वो भी एक नॉलेज उनको थोड़ा सा कम रहता है। नहीं, क्योंकि कभी कभी गांव में पेरीफेरीज में वो डॉक्टर्स भी उतने अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो उसके वजह से फिर वो प्रॉपर वीनिंग अगर नहीं हो पाया, वीनिंग माने 6 महीने के बाद जो हम खाना शुरू करते हैं उसे हम वीनिंग बोलते हैं। अगर वो वीनिंग के वक्त अगर वो प्रॉपर खाना आप नहीं दे पाए तो उसका भी एक इम्पैक्ट अपने को देखने को मिलता है। बहुत बार जब मैंने जैसे बताया, जो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बार बोलते हैं कि अरे ज़्यादा खाने को मत दो, बच्चों को पचेगा नहीं, राइट, है ना। तो फिर बहुत बार 1-1, 2-2 महीना भी सिर्फ दाल का पानी ही देते रहते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं कुपोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इन सब के मद्देनज़र हम सुधारित कार्य कौन कौन से कर सकते हैं? देखिए, सुधारित कार्य माने मैं वही बोल रही हूँ, अभी तो सरकार ने मिड डे मील और ये वो बहुत सारी योजनाएं की है जिसमें उनको स्कूल में भी खिचड़ी बांटी जाती है। अब सरकार ने खिचड़ी ही क्यों चुनी है? क्योंकि उसमें आपकी दाल भी आ गई और चावल भी आ गया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसका एक अच्छा मिश्रण, और ऊपर से आप अगर थोड़ा सा घी दे दे तो उसमें फैट्स भी चले जाएंगे। तो
सुधार तो सरकार तो कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो एक गांव है, बेसिकली गांव के लेवल पे सरकार के बहुत सारे रूरल हॉस्पिटल्स रहते हैं या प्राथमिक आरोग्य केंद्र रहते हैं, पीएससी रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक जो ये जो एजुकेशनल एक आहार के ऊपर सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशनल ऐसे उनको एक ये देना चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसे सेशंस रखने चाहिए। हाँ, कि महीने में 1 या 2 बार आप यहाँ पे आइए, आपको बच्चों के लिए कंप्लीट आहार क्या है ये यहाँ के डॉक्टर आपको बताएंगे करके। वैसे एक अगर रूरल लेवल पे प्राथमिक आरोग्य केंद्र और रूरल हॉस्पिटल पे आयोजित किए गए तो शायद उनकी जानकारी खाने के बारे में और बढ़ेगी। ओके, तो ये थी आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीति गांजरे मैम, जो कि बाल रोग तज्ञ है। उन्होंने आज पोषित आहार के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ऐसे ही अच्छी माहिती, अच्छी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए एनरिच न्यूज़।